जो नाथों का साहित्य रहा है वो भी अपभ्रंश प्रभावित में आती है। अभी क्या है, अपभ्रंश प्रभावित रचना है, अपभ्रंश प्रभावित रचना है। तो नाथ साहित्य भी आपकी अपभ्रंश। प्यारे बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत बाय रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा चला रहा हूँ। लेखन परंपरा में लगभग सभी जो आते हैं, जिनसे प्रश्न बनता है, उनको हमने बता दिया है। अब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और बता देना हमने ज़रूरी समझा कि जब भी हम साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे, तो उसमें जो हिंदी के साहित्य का इतिहास लिखा गया जहाँ से, वो लगभग अपभ्रंश काल से ही लिखा गया। तो अपभ्रंश काल की में कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जो अपभ्रंश से प्रभावित रही हैं तथा कुछ रचनाएँ ऐसी हैं जो अपभ्रंश से मुक्त रचनाएँ हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो वहाँ कन्फ्यूज़न होता जाएगा। इसलिए अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाओं के बारे में आइए हम आपको बता दें कौन-कौन सी रचनाएँ हैं जिनको आपको चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पढ़ेंगे, चाहे रामचंद्र शुक्ल पढ़ेंगे, चाहे आपके डॉक्टर बच्चन सिंह, सब जगह कहीं न कहीं इससे पाला पड़ेगा। तो अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाएँ ही आज के हमने प्रसंग में लिया है। आज के प्रसंग में हम आपको ऐसी रचनाएँ जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में उसकी नींव डालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं। तो इन प्रमुख रचनाएँ तो बहुत हैं, विराट हैं, विशाल हैं, लेकिन कुछ रचनाएँ हैं जिनसे प्रश्न बनता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है, तो इनके बारे में जान लीजिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाएँ हमने लिख दिया है यहाँ। ठीक। तो हिंदी साहित्य इतिहास जब लेखन हुआ था उसमें सभी राइटरों को यह समस्या आई थी कौन-कौन सी रचनाएँ जो हैं जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव है, जिसमें कुछ ऐसी रचनाएँ जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। तो आइए दोनों के बारे में जान लेते हैं। इस तरह से पूछता भी है प्रश्न कि अपभ्रंश प्रभावित कौन सी रचना, अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सी है? तो आइए पहले अपभ्रंश प्रभावित अपभ्रंश अपभ्रंश प्रभावित रचना, ठीक है, अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं। अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में यहाँ से लिखते जाइए, मैं बताते जा। अपभ्रंश प्रभावित रचना में जितनी सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य जब हम पढ़ाएंगे आपको, उसमें सिद्ध साहित्य जितने हैं, सिद्ध साहित्य से अर्थात जो ये सिद्ध साहित्य भी बौद्ध धर्म का ही एक अंग है। बौद्ध धर्म में जब दो फांट हो गया, हीनयान और महायान, दो भाग आ गया, तो हीनयान ने अपने बुद्ध के जो पूर्व विचार थे, जितने भी नियम थे, उन्हीं नियमों को लेकर चलना उचित समझा, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो वह हीनयान में हो गया। तथा महायान ने समय के साथ अपने जो बुद्ध के उपदेश, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून थे, उनमें बदलाव करना समझा। कुछ चीज़ों को अपनाने की बात सोची, तो वो इनसे अलग होकर के यह महायान बना। महायान यानी कि यानी कि हीनयान यानी कि किसी भी व्यवहार से हीन। तो व्यवहार उनका जो बुद्ध का मूल व्यवहार था, उसी व्यवहार से वो हीन हो गए। और महायान ने बड़ी नई चीज़ों को भी स्वीकार करना किया और नए नियम भी बनाए, तो वो हीनयान महायान बना। तो महायान से ही वज्रयान, वज्रयान की ही एक शाखा बनी। वज्रयान से ही यह सिद्ध साहित्य निकला। शून्यवाद या सिद्ध इसी में आता है सब, जो कणाद आदि, वो नागार्जुन आदि, यही सब आते हैं। तो
सिद्ध साहित्य में वज्रयान के महायान के वज्रयान शाखा से। तो यह सिद्ध साहित्य क्या है? यह अपभ्रंश प्रभावित रचना, ठीक है? यह आप जितने सिद्ध साहित्य मिलेंगे, सिद्धों के जितने साहित्य मिलेंगे आपको, सरपा, कनपा आदि जितने भी मिलेंगे, सबकी रचनाएँ, जो 84 सिद्धों हैं, सबकी रचनाएँ, उनमें कुछ हैं जिनकी रचनाएँ अपभ्रंश मुक्त भी रचनाएँ हैं, लेकिन जितना लगभग अ, अधिकांश कहेंगे, अधिकांश रचनाएँ जो सिद्ध साहित्य जितनी रचनाएँ हैं, सभी वो ये भ्रंश से प्रभावित रचनाएँ हैं, क्योंकि सिद्ध काल ही अपभ्रंश काल में रहा है। हमने बता दिया है, जो पहली वीडियो आप देखेंगे, तो उसमें हमने बताया है कि अ, ये पाली के बाद जो प्राकृत काल आया, प्राकृत से अपभ्रंश काल आया। तो अपभ्रंश काल आपका लगभग प्राकृत के बाद की स्थिति 500 ईडी या 500 ईस्वी के बाद की स्थिति जो शुरू हो जाती है, तो 500 से 1000 ईस्वी तक ये पूरा काल लगभग 5-5 सौ काल में लगभग उन्होंने बाँटा है। ये 500 काल तक लगभग ये यही काल अपभ्रंश काल कहा गया। इसके पहले का काल प्राकृत काल, उसके पहले काल को पाली काल, उसके पहले काल को संस्कृत काल, या और पहले जाएँगे तो हमने आपको बताया छंदस या छांदस कालीन का था, जो वैदिक कालीन या वैदिक भाषा के रूप में कहा गया, या छंदों में जो थी छंदोबद्ध भाषा थी उससे थी। तो 500 ईस्वी के बाद की स्थिति जो अपभ्रंश यानी कि भाषा ने जो प्राकृत की भाषा थी, जो मूल थी, जिसमें जो शास्त्रीयता लिए हुई थी, उसने इतना सारगर्भित शास्त्रीयता ले लिया कि उस भाषा का विनाश होना शुरू हो गया। इस कारण ये था कि भाषा जब लोक तक रहती है, जन-जन तक रहती है, तो वो जीवित रहती है। अगर वह विद्वानों की भाषा बन जाए, कुछ ही पंडितों की भाषा बन जाए, तो वो उसका उसका विनाश हो जाता है। इसी तरह से प्राकृत का विनाश हुआ, तो जो जन की भाषा, आम व्यक्ति की भाषा, गरीब, मजदूर, रोड पर चल रहा, सोने वाला, रहने वाला, राजा, रंग सभी समझते, सभी बोलते थे, सभी कुछ न कुछ लिख सकते थे, समझ सकते थे। उसको उन्होंने यानी कि आम जनता ने अपना लिया, अर्थात जो पहले से प्राकृत भाषा चली आ रही थी, इतनी कठिन हो गई समझना, बुझना, तो वह साहित्यिक भाषा या शास्त्रीय भाषा या पंडितों की भाषा बन गई। तो 500 जो ईस्वी के बाद से अपभ्रंश साहित्य रहा, अपभ्रंश साहित्य में ही लगभग ये सारे जितने भी रचनाकार हुए हैं, ये सिद्ध हुए हैं। इसी काल के 300 से के बाद से शुरू हो जाते हैं लगभग। तो इसी काल तक पूरे अपभ्रंश काल में लगभग आते-आते इसका जब अपभ्रंश का भी लोप होने लगता है, वहाँ तक सिद्ध साहित्य मिलता जाता है। तो सारे सिद्ध लगभग इसी के बीच में हुए हैं। सिद्धों के बारे में विस्तार से मैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि की जो रचनाएँ हम पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उस इतिहास में मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। तो सिद्ध साहित्य, जितने सिद्ध साहित्य हैं, अधिकांश सिद्ध साहित्य, लगभग सभी सिद्ध साहित्य, सभी ये कहाँ अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएँ हैं। उसके बाद एक जैन साहित्य है, ठीक है? श्रावकाचार, श्रावकाचार इसके बारे में विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा। तो यह श्रावकाचार, ये श्रावक हुआ करते थे, भक्त लोग हुआ करते थे, ठीक है? तो उनका व्यवहार के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है कि उसमें जो वो शरीयत आदि की जो पालन करेंगे, उसमें कैसे पालन करेंगे, दिनचर्या क्या होगी, यही सब था। तो श्रावकाचार के बारे में और भी विस्तार से मैं पढ़ाऊँगा। तो यह श्रावकाचार ग्रंथ देवसेन ने लिखा है। यह भी अपभ्रंश प्रभावित रचना है। अपभ्रंश, इस पर अपभ्रंश का प्रभाव है, ठीक है? देवसेन ने लिखा, इस पर अपभ्रंश का प्रभाव है। इसकी जो शैली है, लेखन की शैली है, दोहा छंद में लिखा गया है। देवसेन ने लिखा है, यह दोहा छंद में है। यह दोहा छंद में है, दोहा छंद में है। यह जो ग्रंथ है, यह दोहा छंद में, याद रखिएगा। ये दोहा में कहा गया, देवसेन का श्रावकाचार्य दोहा में कहा गया है। इसी तरह से एक रत्न खंड लिखा गया है, रत्न खंड।
ठीक है, रत्न खंड श्रौकाचार, श्रौकाचार यह भी प्रभावित ही रचना है, अपभ्रंश की प्रभावित रचना इसको समंत भद्र ने लिखा है। समंत भद्र, समंत भद्र भद्र ने लिखा है किसको? इस रत्नखंड श्रौकाचार ग्रंथ को। ये भी जैन ग्रंथ ही रहा है। श्रौकाचार भी, ये भी जैन ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये जैन ग्रंथ है। देवसेन क्या थे? जैन कवि थे, ठीक है, यह जैन कवि थे देवसेन, जिन्होंने श्रौकाचार लिखा, और यह श्रौकाचार दोहा छंद में है। तो उसमें श्रावकों के आचार व्यवचार, शरीयत आदि के बारे में लिखा गया। इसके बारे में और भी विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा। तो यह श्रौकाचार ग्रंथ और रत्नखंड श्रौकाचार ग्रंथ, यह श्रौकाचार देवसेन का है, यह दोहा छंद में है। देवसेन जैन कवि थे। रत्नखंड श्रौकाचार समंत भद्र का है। ठीक, इसके बाद अगला ग्रंथ है राउल वेल। राउल वेल, राउल वेल राउल वेल ग्रंथ जो है, यह भी प्राचीन ग्रंथों में है। तो यह राउल वेल भी क्या है? राउल वेल ग्रंथ भी आपका अपभ्रंश प्रभावित रचना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि याद हो जाएगा, सुनिए। राउल वेल अपभ्रंश प्रभावित रचना है। यह 10वीं शताब्दी में हुआ, 10वीं सदी का राउल वेल ग्रंथ 10वीं शताब्दी का, जो कि यह एक अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ का की विशेषता क्या है? यह चंपू में है, ठीक है, चंपू काव्य है, चंपू काव्य, यह चंपू में है, चंपू शैली में है, ठीक है। चंपू शैली क्या है? जब गद्य पद्य, चंपू शैली उसे कहते हैं जब गद्य पद्य आपस मिल जाते हैं। गद्य, ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, ठीक है, वो सिर्फ चंपू कहा जाता है। गद्य रचना और पद्यात्मक रचना जिसमें दोनों हो, वो उसे चंपू कहा जाता है। तो यह राउल वेल की विशेषता है कि चंपू में है, या चंपू अर्थात यह गद्य पद्य में है। यह 10वीं शताब्दी में हुआ, लिखा गया माना जाता है। यह एक यही ग्रंथ है जो शिला अंकित ग्रंथ है। राउल बेल, यह एक शिला अंकित ग्रंथ है। शिलांकित ग्रंथ है। राउल बेल क्या है? शिलांकित ग्रंथ। यह एक शिलांकित ग्रंथ मतलब हो गया जो शिला पर लिखा गया था, इसको खोजा गया, बाद में इसको उस पे कलमबद्ध किया गया। तो यह एक शिला अंकित ग्रंथ है। याद रखिए, राउल बेल क्या है? एक शिलाओं पर लिखा हुआ शिला अंकित ग्रंथ है। इसकी एक विशेषता और है, इसकी विशेषता लंबी है। इतना लिख लीजिए, थोड़ा पिटा करके ऊपर से विस्तार से इसके बारे में बता देते हैं। नीचे छूट जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। यह एक राउल बेल, ये हमने लिख दिया ऊपर। राउल बेल क्या है? एक चंपू काव्य, चंपू काव्य अर्थात जो गद्य और पद्य दोनों में हो, ठीक है, गद्य प्लस पद्य दोनों में हो, उसे चंपू कहा जाता है। तो चंपू काव्य है ये राउल वेल। यह 10वीं शताब्दी में लिखा, नहीं कि 900 ईस्वी के बाद अंतिम समय में। यह एक शिला अंकित ग्रंथ है। राउल वेल क्या है? शिला अंकित ग्रंथ है। इसकी विशेषता, इस पिछली बार पूछा भी था, इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का 7 बोलियों मिश्रित राजस्थानी भाषा में वर्णन में इसमें है। 7 बोलियों का मिश्रण है इसमें। 7 बोलियां हैं जो राजस्थानी भाषा में है। राजस्थानी भाषा के 7 बोलियों का मिश्रण है इसमें। तो यह इसमें लिख लीजिए, इसमें यह कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का इसमें है, ठीक है। इसमें किस वंश का है? कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश कलचुरी राजवंश की, इसमें चलिए इस ग्रंथ में चाहे इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाएं, 7, याद रखिए 7 7 नायिकाओं का, 7 नायिकाओं, ठीक है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं नायिकाओं के की 7 बोलियों मिश्रित, नायिकाओं की 7 बोलियां,
कि 7 बोलियों मिश्रित 7 बोलियों मिश्रित नायिकाओं की 7 नायिकाओं की 7 उल्टा हो जा रहा, 7 बोलियों मिश्रित 7 बोलियों मिश्रित राजस्थानी भाषा में, ठीक है, राजस्थानी। तो 7 बोलियां हैं जो उसी के आसपास की है, राजस्थान आदि की है। तो उसमें कुल मिलाकर जो 7 बोलियां हैं उन्हीं को मिश्रण में राजस्थानी भाषा में है। तो याद रखिए, यह प्रश्न बहुत ही भाषा में है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, यह बार बार टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ किसी भी एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखिएगा। तो यह ग्रंथ यानी राहुल बेल चंपू काव्य में, चंपू यानी गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है। 10वीं शताब्दी, यह एक शिलांकित कृति है। इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के 7 बोलियों मिश्रित राजस्थानी भाषा में वर्णन है। वर्णन वर्णन है, ठीक है, वर्णन है, क्योंकि इसमें हमने लिख दिया, इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के 7 बोलियों मिश्रित राजस्थानी भाषा में वर्णन है। इसकी विशेषता है कि हिंदी में नख सिख सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ था। हिंदी में नख सिख, आगे लिखिए कि हिंदी में नख सिख, हिंदी में नख सिख अर्थात जब श्रृंगार का वर्णन किया जाता है तो उसमें नख सिख यानी कि शिखा नख आदि जितने हैं, नख सिख अर्थात जितनी खूबसूरत औरतें हैं उनके बारे में जो कभी लोग हाथ पांव से सर तक वर्णन करते तो वही नख सिख वर्णन, खूबसूरती के बारे में बखान करते थे। तो हिंदी में नख सिख सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम, सौंदर्य पद्धति का सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम क्या लिखा हमने कि हिंदी में नख सिख सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ है। प्रयोग इसी ग्रंथ में हुआ है, इसी ग्रंथ यानी कि राउल बेल ग्रंथ में हुआ है। ये बहुत ही हार्ड प्रश्न है, जान लीजिए, ये प्रश्न कहीं भी एग्जाम में, किसी भी राज्य का एग्जाम हो, तुरंत आ जाता है कि हिंदी में नख सिख सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है। तो यह इसी यानी कि राउल बेल ग्रंथ में हुआ है। इसका प्रकाशन डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्रिका में कराया था। यह ग्रंथ डॉक्टर भयानी थे। डॉक्टर भयानी ने यह ग्रंथ डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्रिका में, डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या, एक पत्र था भारतीय विद्या पत्र, ठीक है। यह ग्रंथ डॉक्टर भयानी है ये, ठीक है, याद रखें, डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्र में प्रकाशित करवाया था, याद रखिएगा। प्रकाशन इसका जो कहाँ हुआ था, यहीं पे हुआ था, प्रकाशित कराया था। यानी कि जो यह ग्रंथ राउल बेल ग्रंथ है, यह डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या पत्र नामक एक पत्र था जिसमें इसका प्रकाशन करवाया था। इसमें राउल बेल का अर्थ राजकुल का विलास है। राउल बेल का अर्थ क्या है, ठीक है, राउल बेल का अर्थ, राउल वेल का अर्थ जान लीजिए। जो राउल वेल है इसका अर्थ है राजमहल का या राजकुल का विलास, अर्थ है राजकुल का विलास।
राजकुल में मजा लेने वाले थे हरम वरम, उसी के बारे में लगभग ये है कि राजकुल में जो राजा महाराजा आदि जो अय्याशी करते थे ज़्यादा से ज़्यादातर, और कवियों द्वारा उन्हें देवता दिखाया जाता था। उन्हें दिखाया जाता था ये स्वर्ग से आए हैं तो नरक से आए हैं, तमाम तरह के, तो वो सब किया गया उस समय। तो राउल वेल का अर्थ है राजकुल का विलास। तो राजकुल में जो राजा आदि थे उस समय, उनके लड़के आदि थे, सब जो मजा लिया करते थे, विलास किया करते थे, आनंद लिया करते थे, तो वही उसी पर यह लिखा गया है। तो राउल वेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास, याद रखिएगा। राउल वेल का अर्थ राजकुल का विलास। इसके बारे में आगे हम इसके इसमें है क्या, कहानी क्या है, जब हम इसके बारे में जब पढ़ाएंगे तो याद रखिएगा, विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी इसकी विशेषताओं के बारे में बताएं जो प्रश्न बनता है। तो राउल वेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। राजकुल का विलास, याद रखिएगा। आगे आइए बढ़ते हैं। हमने बताया कि राउल वेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास, अर्थात इसका अर्थ लिख लीजिए, यही लिख दे रहा हूँ। अर्थ राजकुल का, राजकुल, राजकुल में, कुल यानी परिवार में, राजाओं के परिवार में जो विलास उलास हुआ करते थे। विलास का मतलब होता है यासी, साफ साफ है। राजकुल का विलास जो मजा लेने की प्रक्रिया थी महिलाओं के साथ खास तौर से, तो वही 7 नायिकाएं हैं जिनके साथ मजा ले रहे थे लोग। तो राजकुल का विलास, राउल वेल का अर्थ होता है राजकुल का विलास। यह ग्रंथ मालवा, एमपी मालवा में, मध्य प्रदेश में मालवा है, मालवा जिला, मालवा जो प्रांत है उसमें धार जिला में, एक धार जिला है, वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह ग्रंथ मध्य प्रदेश यानी एमपी शॉर्ट में लिख देना, ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है। मालवा, मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र, क्षेत्र के धार जिला से, ठीक है, धार जिला, यह एक जिला है मध्य प्रदेश का, भारत का एक राज्य मध्य प्रदेश और उसका जिला है धार जिला। तो यह धार जिला से ही प्राप्त हुआ है, जिला से प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो राउल वेल ग्रंथ मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से, धार जिला से प्राप्त हुआ है। यह वर्तमान में प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा गया है। यह कहाँ रखा गया है? यह वर्तमान में, यह वर्तमान में एक म्यूजियम है बम्बई में, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है। म्यूजियम मतलब जानते हैं संग्रहालय, म्यूजियम मुंबई में, ठीक है, मुंबई में। तो वर्तमान में यह ग्रंथ जो यह राउल वेल है, वर्तमान में कहाँ पे? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में, मुंबई का जो म्यूजियम है उस वहां पर यह रखा गया है। इसमें 7 दृष्टियों से, 7 दृष्टियों का नक्शे का वर्णन मिलता है, ठीक है। एक और इसकी विशेषता है कि इसमें या इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में 7 दृष्टियों का, 7 दृष्टियों का, 7 दृष्टियों का नख शिख वर्णन है, 7 दृष्टियों का नख शिख वर्णन है, शिख वर्णन है, ठीक है। इस ग्रंथ में 7 दृष्टियों से, देखिए अलग अलग दृष्टियां होती है इस दृश्य नख शिख वर्णन, ये पद्धति मतलब पद्धति हो गया। तो किस दृष्टि से तो 7 अलग अलग दृष्टियों से नख शिख का वर्णन है। यह माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय 10वीं 11वीं शताब्दी माना है। तो माता प्रसाद गुप्त ने, जो उनका समय मैंने बताया ना 10वीं शताब्दी, तो माता प्रसाद गुप्त जो से इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इस पर शोध किया है। तो माता प्रसाद गुप्त
ने इस यानी कि राउलवेल का इस ग्रंथ का समय, इस ग्रंथ का काल कहाँ कब माना है? का काल 10वीं 11वीं माना है, 10वीं 11वीं सदी माना है। ठीक है। माता प्रसाद गुप्त ने जो अपभ्रंश प्रभावित रचना है राउलवेल, इसका समय इस 10वीं 11वीं शताब्दी में माना है। तो एक बार और इसके बारे में रिपीट कर दे रहा हूँ कि राउलवेल अर्थात राउलवेल ग्रंथ, इस बारे में इस पर बार बार प्रश्न दे रहा हूँ, जिस पर इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, सभी एग्जाम्स में बनाए जाते हैं। तो राउलवेल ग्रंथ यह रोडा कवि का है, इसमें हमने लिखवाया नहीं होगा। तो यह राउलवेल ग्रंथ किसका है? यह रोडा कवि का है। इसे यह ग्रंथ किसका है? रोडा कवि का है। रोडा कवि ने लिखा है। अभी इसको मैं भूल गया था, यह रोडा कवि ने लिखा था। इसको भी लिख लीजिए कि राउलवेल ग्रंथ के रचयिता कौन है? रोडा कवि। शुरू में भूल गया हूँ। तो राउलवेल जो ग्रंथ है, यह इसका अर्थ होता है राजकुल का विलास। इसके रचयिता रोडा कवि माने जाते हैं। राउलवेल ग्रंथ चंपू काव्य अर्थात गद्य पद्य मिश्रित काव्य जो होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। यह एक शिला अंकित ग्रंथ है। शिला अंकित यानी शिला यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ ग्रंथ, शिला अंकित ग्रंथ है। इसमें इस ग्रंथ की विशेषता है कि इस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश हुआ करता था उसमें। तो कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का, कलचुरी यानी कि राउलवेल में कलचुरी राजवंश की कुल 7 नायिकाओं का 7 बोलियों मिश्रित राजस्थानी भाषा में वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में जो वर्णन है, वह मैटर जो लिखा गया है, इसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का 7 बोलियों मिश्रित राजस्थानी भाषा में है। भाषा राजस्थानी का मतलब वहीं के आसपास की जो बोलियां 7 मिश्रित बोलियां हैं, उसी का मिश्रित रूप या कलचुरी राजवंश की नायिकाओं का वर्णन इसमें किया गया है। तो 7 बोलियां मिश्रित राजस्थानी भाषा में यह राउलवेल ग्रंथ मिलता है। इसमें इस ग्रंथ में की विशेषता है कि यह ग्रंथ हिंदी साहित्य में, जो हिंदी साहित्य मिलता है ग्रंथ में, नखशिख सौंदर्य पद्धति का जो प्रयोग किया गया वह सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में हुआ है। हिंदी साहित्य में जो नखशिख पद्धति यानी कि नक्श यानी कि सुंदर नायिकाओं का जो वर्णन, उनके बारे में खूबसूरती का जो वर्णन किया गया है, वह जो पद्धति है, उस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग इसी राउलवेल ग्रंथ में किया गया। तो हिंदी में नखशिख सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ग्रंथ में अर्थात राउलवेल ग्रंथ में किया गया। यह ग्रंथ राउलवेल ग्रंथ, इसका प्रकाशन डॉक्टर भयानी ने भारतीय विद्या नामक पत्रिका थी, भारतीय विद्या पत्रिका से इस ग्रंथ का अर्थात यानी कि राउलवेल ग्रंथ का, जिसके कवि रोडा कवि हुए, तो डॉक्टर भयानी ने इसका 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 प्रकाशन आपके भारतीय विद्या पत्रिका में कराया था। इस ग्रंथ में का हमने बता दिया कि इस ग्रंथ का अर्थ होता है राजकुल का विलास। यह ग्रंथ मालवा के एमपी धार जिला है, एमपी मध्य प्रदेश में एक मालवा क्षेत्र जहाँ धार जिला है, वहीं से यह ग्रंथ प्राप्त हुआ। यह ग्रंथ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स नामक म्यूजियम में रखा गया है। इसमें 7 नायिकाओं का जो वर्णन है, 7 दृष्टियों से, 7 अलग अलग दृष्टियों से वर्णन किया गया है। इसमें माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय 10वां 11वां शताब्दी इन्होंने माना, माता प्रसाद गुप्त ने। तो दोस्तों ये थी राउलवेल ग्रंथ था, जिसके हमने विस्तार से वर्णन किया। अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचना की प्रकरण में मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इसको मैं लगभग, विषय तो इतना है कि 3 पार्ट में आएगा, तो भाग 1 के रूप में इसे मैं प्रसारित कर रहा हूँ, आप लोगों के यहाँ पहुँचा रहा हूँ। और इसमें जो आगे और रचनाएं हैं, जो अपभ्रंश प्रभावित या अपभ्रंश मुक्त रचनाएं,
उसको हम पार्ट 2 में व्यवस्थित रूप से आपको बताएँगे। दोस्तों पार्ट 2 में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। मैं अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाएँ पढ़ा रहा हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाने से पहले आप अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाओं के बारे में जाने रहेंगे तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाओं में हमने अभी तक आपको भाग 1 में जो वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए उसको भाग 2 बनाना उचित समझा। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, श्रवकाचार साहित्य और राउल वेल जो कि रोडा कवि द्वारा लिखित ग्रंथ को जिसमें 7 नायिकाओं का वर्णन है, हमने विस्तार से भाग 1 में वर्णन कर दिया है। अब भाग 2 में आइए, यही अपभ्रंश प्रभावित रचनाएँ भी आगे भी हैं, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। यह पार्ट 2 वीडियो जा रही है। तो आइए उसके अगली रचनाओं के बारे में जानते हैं, कौन-कौन सी रचनाएँ हैं। भाग 2 की अपभ्रंश प्रभावित रचनाएँ। भाग 2 में अपभ्रंश प्रभावित रचनाएँ भाग 2 इसे लिख लीजिए भाग 2। याद रखिए कि भाग 2 है। तो अगली रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 5वां 4 हो गया तो 5वां है उक्ति उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, यह व्याकरण ग्रंथ है। यह भी क्या है, अपभ्रंश प्रभावित रचना है। आप याद रखिएगा कि यह एक उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि अपभ्रंश प्रभावित रचना है। यह 12वीं सदी में लिखा गया था, 12वीं सदी में। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का जो समय है वो 12वीं सदी यानी 1100 ईस्वी के बाद का समय। 12वीं सदी जो अर्थात पृथ्वीराज चौहान काल आदि रहा होगा, उस समय राज रहा होगा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि इसका समय 12वीं सदी में है। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा जी हैं। रचनाकार कौन है? रचनाकार पूछता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। ठीक है, दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा इसके उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के ग्रंथकार हैं, दामोदर शर्मा। इस ग्रंथ की विशेषता है कि यह अवहट्ट भाषा गद्य में है। ठीक है, यह अवहट्ट में है। अवहट्ट समझ रहे होंगे, हमने पढ़ा भी दिया है। अवहट्ट अर्थात अपभ्रंश की अंतिम अवस्था जो चल रही है। ठीक है, यह अवहट्ट भाषा गद्य में है। गद्य में है। कौन? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ, यह एक व्याकरण ग्रंथ, याद रखिए दामोदर शर्मा ने इसे लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। ठीक है, इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसका समय 12वीं शताब्दी अर्थात 1100 के बाद की स्थिति, अंतिम समय के लगभग ये रचना मानी जाती है। इसके रचनाकार दामोदर शर्मा है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण अपभ्रंश प्रभावित रचना के रचनाकार दामोदर शर्मा है। इसमें अवहट्ट भाषा, इसकी जो भाषा शैली है जो वो अवहट्ट में गद्य में है। ठीक है, इसकी विधा कौन सी है? विधा यानी कि विधा इसके गद्य है और भाषा इसकी अवहट्ट है। ठीक है, भाषा इसकी अब उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो भाषा है वो अवहट्ट में। अवहट्ट अर्थात जो अपभ्रंश का अंतिम समय, अपभ्रंश के बाद जो खत्म हो रही पुरानी हिंदी जो शुरू हो रही है, अर्थात प्राचीन हिंदी की जो शुरुआत हो रही है, वही का जो संक्रमण काल अर्थात अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच का जो संक्रमण काल था उसे अवहट्ट काल कहा गया। अवहट्ट काल, इस अवहट्ट काल को संक्रमण काल या पुरानी हिंदी का समय माना जाता है। या हिंदी की शुरुआत लगभग यही से समय से होती है और यहीं पे संक्रमण होता है पुराने और नए के बीच।
जो संक्रमण होता है, संक्रमण काल है, उसी को अपभ्रंश के और आधुनिक के बीच का जो संक्रमण काल है, उसी को अपभ्रंश अवहट्ट नाम दिया गया। यह अवहट्ट इसकी जो विधा है, जो लिखने में जो दामोदर शर्मा ने लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को, यह गद्य में उन्होंने समझाया है। और यह जो व्याकरण होता है हिंदी का, उस व्याकरण को इन्होंने गद्य गद्य शैली में समझाया है। ठीक है, गद्य विधा या शैली, ठीक है, शैली या विधा में इसको समझाया है। किसने? दामोदर शर्मा ने इस उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ को। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ या अपभ्रंश प्रभावित रचना है, याद रखिएगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा द्वारा लिखित यह एक अपभ्रंश प्रभावित रचना है। याद रखिएगा, अपभ्रंश प्रभावित पूछता है कि यह अपभ्रंश प्रभावित रचना है या अपभ्रंश मुक्त रचना है। तो ठीक है, हमने लिख दिया कि सारी रचनाएं जो बता रहा हूं वो अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं हैं। अगला ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास। तो भारतेश्वर और बाहुबली के बीच में जो संवाद हुआ है वही रास ग्रंथ, जो कि यह एक अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस पे अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है, किस पे? भारतेश्वर बाहुबली रास पे। तो यह एक रास ग्रंथ है। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली क्या है? एक रास ग्रंथ है। तो रास परंपरा क्या रही, इसके बारे में जब हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाऊंगा उसमें विस्तार से आपको बता दूंगा। तो भारतेश्वर बाहुबली रास यह एक रास ग्रंथ है। पहली बात, यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य क्या मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। खंड काव्य वो होता है जिसमें किसी भी घटना, कोई भी जैसे राम जी की घटना चल रही है, रामायण चल रहा है, उसमें कोई एक घटना आ गई, जैसे बाली के का जन्म के बारे में दिखा दिया, या बाली की मृत्यु के बारे में दिखा दिया, या राम का कोई एक घटना, या राम के वन गमन का दिखा दिया। मतलब एक घटना का जो जीवन का एक घटना का जो वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। खंड में उस काव्य का खंड कर दिया जाता है। किसी एक घटना का जो बात बताई जाती है तो उसको खंड काव्य में कहा जाता है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास, भारतेश्वर बाहुबली रास यह एक खंड काव्य है। इसके रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी है, रचनाकार इसके। ठीक है, भारतेश्वर बाहुबली के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी इसके रचनाकार है। इसका जो समय 1184 ईस्वी माना गया है, 1184 ईस्वी माना जाता है। इसका भारतेश्वर बाहुबली रास, जो कि यह रास ग्रंथ तथा खंड काव्य है, भारतेश्वर बाहुबली रास। इसका समय 1184, अर्थात इसका भी समय लगभग वही 12वीं सदी माना जाता है। लगभग क्या है, 12वीं सदी। इसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। तो शालिभद्र सूरी ने इस ग्रंथ को लिखा था, भारतेश्वर बाहुबली रास को। यह एक खंड काव्य है। इसके रचनाकार शालिभद्र सूरी, जो कि 1184, बार बार बोल रहे हैं इसलिए कि आपको याद हो जाए। तो भारतेश्वर बाहुबली रास भी क्या है? एक अपभ्रंश प्रभावित रचना है। पूछता है इस तरह से। तो भारतेश्वर बाहुबली रास एक अपभ्रंश प्रभावित रचना है, रास ग्रंथ है या खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी ने लिखा 12वीं सदी में। इसकी एक विशेषता है कि इस रास में कुल 205 छंद हैं। छंद कितने हैं? कुल 200 छंद, छंद 205। भारतेश्वर बाहुबली रास में कुल 205 छंद हैं। ठीक है, यह अपभ्रंश का प्रथम जैन रास ग्रंथ है। भारतेश्वर बाहुबली रास प्रथम अपभ्रंश का अपभ्रंश का जैन रास ग्रंथ, रास ग्रंथ। ठीक है, यह प्रथम ग्रंथ है। कौन? अपभ्रंश। ये अपभ्रंश भाषा का जैन रास ग्रंथ, जैन रास प्रथम ग्रंथ है, मान लीजिए यहाँ भी। तो यह प्रथम रास जो जैन रास ग्रंथ है, याद रखिएगा, जैन ग्रंथ नहीं बल्कि यह रास ग्रंथ, जैनियों का जो रास ग्रंथ है, ठीक है, वह अपभ्रंश भाषा का, याद रखिए, अपभ्रंश भाषा का जैन रास ग्रंथ है, वह प्रथम ग्रंथ है। इसे उपाधि दी गई है कि भारतेश्वर बाहुबली रास यह अपभ्रंश भाषा में लिखित
जो कि जैन रास ग्रंथ, याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें होता है कि जैन ग्रंथ, नहीं जैन की नहीं, जैन रास ग्रंथ, हमने बताया ना कि ये रास ग्रंथ, रासक। तो रास 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 समझ ही रहे हैं, रास क्या होता है, भगवान ने भी रास किया है, कृष्ण ने भी रास किया है, तो भक्त भगवान के साथ भी रास करता है, प्रेमी प्रेमिका के साथ रास करता है, इसका भी वर्णन रास में आता है। तो रास में कई चीजें आती हैं। रास क्या है, किस शब्द से बना, इसके बारे में बताएंगे। याद रखिएगा कि यह प्रथम अपभ्रंश अपभ्रंश भाषा का, ठीक है, गलत लिख जा रहा है, अपभ्रंश भाषा में, ठीक है, अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश में, ठीक है, अपभ्रंश भाषा में प्रथम जैन रास ग्रंथ है। प्रथम जैन रास ग्रंथ कौन है? अपभ्रंश भाषा में तो यह है भारतेश्वर बाहुबली रास, याद रखिएगा, ठीक है। इसको सही से लिख दे रहा हूं। प्रथम प्रथम जैन रास ग्रंथ, जैन रास ग्रंथ कौन है ना? तो यह भारतेश्वर बाहुबली, अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश में, अपभ्रंश में प्रथम जैन रास ग्रंथ कौन है, पूछेगा इस तरह से। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम जैन रास ग्रंथ कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास, ये पूछता है। तो अपभ्रंश भाषा में प्रथम जैन रास ग्रंथ, जैन ग्रंथ नहीं बल्कि रास ग्रंथ, प्रथम जैन रास ग्रंथ, याद रखिएगा बार बार, ये कई बार गलत हो चुका है। प्रथम जैन रास ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। अगला ग्रंथ है हमीर रासो। अगला ग्रंथ है अपभ्रंश काव्य का, अपभ्रंश भाषा प्रभावित, मतलब अपभ्रंश प्रभावित अगला ग्रंथ है कौन सा? हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो, हमीर रासो ग्रंथ, यह अप्रमाणित ग्रंथ माना गया है, अप्रमाणित, प्रमाणित, ठीक है, अप्रमाणित तथा अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध है। तो यह ग्रंथ अप्रमाणित है और मतलब इस समय उपलब्ध नहीं है, याद रखिएगा। तो हमीर रासो ग्रंथ जो है यह अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है और यह उपलब्ध भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, आगे खोज होगी तो हो सकता है मिल जाए। तो यह अप्रमाणित और अनुपलब्ध है। इसके केवल 8 छंद मिले हैं अभी तक, इसमें प्राकृत पैंगलम में, प्राकृत पैंगलम में, प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम में यह एक ग्रंथ है, प्राकृत पैंगलम, जो कि सभी इतिहासकारों के लिए यह अमृत साबित हुआ है। यहाँ से बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो प्राकृत पैंगलम ग्रंथ में, ठीक है, तो प्राकृत पैंगलम ग्रंथ यह ग्रंथ है, इसमें इसके 8 छंद मिले हैं, ठीक, 8 छंद इसके हमीर रासों के। इसी आधार पर लिखा था कि राजा हमीर का वर्णन इसमें है। तो हमीर रासो जो कि अप्रमाणित है, क्योंकि इसका प्रमाण नहीं हो पाया, क्योंकि 8 छंद से कोई प्रमाणित नहीं कर पाएगा कि यही है वो, लेकिन यह उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए इसके 8 छंद, इन छंदों को पढ़ने के बाद लगता है कि यह हमीर रासो, राजा हमीर के बारे में बार बार इसमें उनकी चर्चा मिलती है, इसलिए लगता है कि राजा हमीर का इसमें वर्णन है, ठीक है। इस प्राकृत पैंगलम ग्रंथ जो है, इसमें 8 छंद इसके मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसके रचनाकार जो रहे प्राकृत पैंगलम के, इन्होंने इस समय प्रचलित रहा होगा हमीर हमीर का, राजा हमीर का जो ग्रंथ है हमीर रासो, तो उससे उन्होंने 8 छंद इसमें वर्णन किया है, इसलिए राजा हमीर का जो का वर्णन ग्रंथ है वह हमीर रासो, जो कि अप्रमाणित और अनुपलब्ध है। इसके 8 छंद प्राकृत पैंगलम में पाए जाते हैं। अगला ग्रंथ आपका है वर्ण रत्नाकर, इसको लिख लीजिए, मिटाने जा रहे हैं। अगला ग्रंथ इनका है वर्ण रत्नाकर, अपभ्रंश प्रभावित रचना में। तो अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। तो इसके रचयिता हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ज्योतिर ज्योतिरीश्वर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है, इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इन्होंने, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इस वर्ण रत्नाकर ग्रंथ को
लिखा था। यह ग्रंथ 14वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसका जो समय है 14वीं शताब्दी 1300 ईस्वी के बाद 14वीं शताब्दी के का आसपास का यह ग्रंथ वर्ण रत्नाकर मिलता है। यह गद्य में मैथिली अवहट्टी भाषा में है। ठीक है, इसकी जो भाषा है, भाषा कैसी है? मैथिली, मैथिली मिश्रित। ठीक है, मैथिली, मैथिली जो मैथिल में बोली जाती है, मिथिला आदि में, तो मैथिली अवहट्टी, अवहट्टी समझ रहे हैं, जो संक्रमण काल की रही है, अवहट्टी। ठीक है, इसकी जो भाषा मैथिली अवहट्टी। ठीक है, ये जो शैली है, इसकी शैली क्या है? इसके वर्ण रत्नाकर की किसमें लिखा गया, किस तरह में? तो यह गद्य में है। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर की जो शैली है वह गद्य में है, और यह इसकी भाषा है मैथिली अवहट्टी। ठीक है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर ग्रंथ लिखा, जो कि 14वीं शताब्दी में लिखा। यह इसकी भाषा मैथिली अवहट्टी है तथा शैली इसकी गद्य, यह गद्य में लिखा गया, मैथिली अवहट्टी भाषा में लिखा गया, यानी कि विधा इसकी, यानी कि शैली यानी विधा। ठीक है, एक तरह से ऐसे मान लीजिए विधा इसकी क्या है, इसकी जो विधा है वह गद्य विधा है। ठीक है, गद्य विधा पूछता है इसे किस विधा की रचना है, तो किस शैली की रचना, तो यह गद्यों में है, और इसकी भाषा मैथिली अवहट्टी, किसके? वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिषर ठाकुर है। यह 14वीं शताब्दी में लिखा गया, यह मैथिली अवहट्टी भाषा में लिखा गया है, जो कि इसकी शैली जो है वह लिखने की जो विधा है वह गद्य विधा में लिखा गया है। इस ग्रंथ को सुनीति कुमार चटर्जी तथा पंडित बबुआ मिश्रा इसके प्रकाशक जो रहे हैं, इसके प्रकाशक इन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित करवाया था, तो पंडित बबुआ मिश्रा, पंडित बबुआ मिश्रा, बबुआ मिश्रा दो दो रचनाकार थे, एक थे पंडित बबुआ मिश्रा तथा दूसरे सुनीति कुमार चटर्जी, प्लस सुनीति कुमार चटर्जी बहुत प्रसिद्ध नाम है हिंदी जगत में इनका, सुनीति कुमार। इन्होंने भी कई शोध किया है, कई ऐतिहासिक ग्रंथ खोजा है। सुनीति कुमार चटर्जी, पंडित बबुआ मिश्रा तथा सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे, इस ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? वर्ण रत्नाकर को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में प्रकाशित एक पत्र था। इस ग्रंथ को इन्होंने किस पत्र में? एशियाटिक सोसाइटी, उसमें बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी, ग्रियर्सन ने भी यहीं से अपना सारा ग्रंथ प्रकाशित करवाया। रखिएगा, एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यह पत्र था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसी पत्र में, जो बंगाल से निकलता था, पश्चिम बंगाल जिसका नाम कलकत्ता वगैरह आज जानते ही हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में यह पत्र था। इसी पत्र में बंगाल में प्रकाशित करवाया था, प्रकाशित प्रकाशित कराया। याद रखिएगा कि वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार ज्योतिषवर ठाकुर हैं। इस ग्रंथ की रचना 14वीं शताब्दी में हुए थे। इसकी जो भाषा वो मैथिली अवहट्टी है, और इसकी जो विधा यानी कि शैली, लिखने की जो शैली है वो इसकी यह गद्य में है। ठीक है, यह गद्य में, ठीक है, गद्य, गद्यात्मक रचना है। गद्यों में इसके प्रकाशित पंडित बबुआ मिश्रा तथा सुनीति कुमार चटर्जी हैं, जो कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल नामक पत्र में इसे प्रकाशित करवाया था। यह मैथिली, और इसकी भाषा कौन सी? मैथिली अवहट्टी भाषा है। मैथिली, मिथिला के क्षेत्र का जो है मैथिली अवहट्टी भाषा में लिखा गया है। तो ये इतनी जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, 7-8 गो हमने पढ़ाया, इसके बारे में आपको बता दिया। जब भी इतिहास, जब रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मिलेगा तो उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। उन्होंने बताया है कि भ्रंश प्रभावित या भ्रंश मुक्त रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं थी, जिनको हमने अपने इतिहास का आधार स्रोत ग्रंथ बनाया है। तो इतने ग्रंथ थे जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। पीजीटी, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे किसी भी राज्य का हो, सब जगह इससे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगर इतना पढ़ लेंगे, इसमें से 1-2 प्रश्न आना है पक्का है। नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें इसमें जो बताया, जिसमें जो हमने बताया है, इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे आप।
तो आप लोग इसके विस्तार से देखिए, बार-बार देखिए, बार-बार सुनिए, लिखने का प्रक्रिया कम करिए। अगर कुछ दिक्कत होती है मैं आपको यहाँ से आपको उसकी रिसीट वो भेज दूँगा, प्रिंट भेज दूँगा और आप लोग बार-बार सुनिए इसको, सुनने से याद हो जाएगा। तो ये थी अपभ्रंश प्रभावित रचनाएँ। अब अगले में पार्ट 3 में मिलते हैं अपभ्रंश मुक्त रचनाएँ, ठीक है? तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी से विदा लेता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत भाई रविंद्र चौहान हिंदी साहित्य संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल सके और हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आप सभी के लिए मैं अब अभी तक अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं को पढ़ाया भाग 1, भाग 2 में तथा भाग 3 में अब हम आपको अपभ्रंश मुक्त रचनाएं लेकर आए हैं। तो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं अर्थात वे रचनाएं जो जिन पर अपभ्रंश का जो भाषा है उसका प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि आधुनिक हिंदी का प्रभाव उस पर पड़ा है। तो आधुनिक हिंदी जो रही है उसका प्रभाव यानी कि उसमें शुद्ध रूप से जो लिखा गया है ग्रंथ, उन ग्रंथों के बारे में आइए जानते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश प्रभावित अपभ्रंश मुक्त रचनाओं में पूछता है कि ये मुक्त रचना कौन कौन सी है जिसमें अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। तो आइए लिख लिख के करके बता देते हैं अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। यह है आपका भाग 3, ठीक है? भाग 3 में आइए, ठीक है? अपभ्रंश प्रभावित तथा अपभ्रंश मुक्त में अब हम तीसरे पार्ट में आपको बताने जा रहे हैं। तो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं, अपभ्रंश मुक्त रचनाएं में सबसे पहला हमने लिया है खुम्मार रासो। खुम्मार रासो, तो खुम्मार रासो जो है यह एक रासो ग्रंथ है जो कि राजा खुम्मार के युद्ध आदि का वर्णन इसमें किया गया। खुम्मार रासो यह 9वीं शताब्दी में लिखा गया, 9वीं शती में, 9वीं शती में खुम्मार रासो लिखा गया। यह अपभ्रंश मुक्त रचना, कौन सी? खुम्मार रासो। तो खुम्मार रासो अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह प्रबंध काव्य राजस्थानी भाषा में अप्रमाणित ग्रंथ है, ठीक है? पहली बात कि यह अप्रमाणित ग्रंथ है, अप्रमाणित अप्रमाणित ग्रंथ है, ठीक है? यह अप्रमाणित है और 9वीं शताब्दी में लिखा गया, अप्रमाणित ग्रंथ है। यह प्रबंध काव्य है, यह एक प्रबंध काव्य है। कौन? खुम्मार रासो। खुम्मार रासो एक प्रबंध काव्य है। इसकी जो भाषा है तथा इसकी भाषा कौन है? राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। तो ये खुम्मार रासो 9वीं शताब्दी में लिखा गया, जबकि अप्रमाणित का मतलब ये हो गया अभी तक कोई प्रमाणित रचना ऐसी नहीं मिली जिससे प्रमाण हो सकी यही सही है। तो प्रमाणित रूप से नहीं है ये, लेकिन यह इसकी विधा क्या है? यह एक प्रबंध काव्य है, ठीक है? इसकी भाषा राजस्थानी भाषा है, किसकी? खुम्मार रासो की। खुम्मार रासो की, देखिए रासो जितने हैं सब मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास से पढ़ाऊंगा विस्तार से, इस बस उनके बारे में बता रहा हूँ कि यह मुक्त रचना है अपभ्रंश से कि अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। तो खुम्मार रासो 9वीं शताब्दी में लिखा गया अप्रमाणित ग्रंथ है जो कि एक प्रबंध काव्य है जिसकी भाषा राजस्थानी है और इसके रचयिता का नाम है रचयिता, ठीक है? रचयिता, इसके रचयिता है दलपति विजय। दलपति विजय, दलपति विजय ने इस खुम्मार रासो को लिखा था। तो दलपति विजय ने खुम्मार रासो को लिखा था। अगला अगला ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा। तो यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना है। दूसरा है ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारू रा दूहा। ढोला मारूरा दूहा, ढोला और मारू की कथा इसमें, अर्थात इसमें ढोला रहता है और मारवाड़ी रहती है, तो उनकी कथा है ढोला मारू कथा। तो ढोला मारू की कथा यह है, यह 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, 11वीं शताब्दी में लिखा गया। यह एक लौकिक ग्रंथ है, पूछता है लौकिक ग्रंथ मतलब होता है लोक में प्रचलित जो ग्रंथ होता है। आप वहाँ राजस्थान में जाएंगे तो ढोला मारू की दूहा यानी कि ढोला मारू की जो कथा है वो एक एक जन जन के लोग उस पे है, एक लोकोक्ति बन गई है। किसी को कोई प्रेम हो जाता है तो ढोला मारू, तो ढोला मारू बन गए हैं, इस तरह से बन जाता है, मुहावरे बन गए हैं। तो ढोला मारू की कथा कथा लौकिक इसलिए क्योंकि
इस लोक जगत में यानी कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस कथा को जानता है और इसका जगह-जगह उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ढोला मारूरा दूहा यह एक लौकिक ग्रंथ है, याद रखिएगा। ढोला मारूरा दूहा किस प्रकार का ग्रंथ है? लौकिक ग्रंथ है। इसके रचयिता कवि कल्लोल हैं, ठीक है? कल्लोल कवि। इसके रचयिता कौन है? कल्लोल कवि। ढोला मारूरा दूहा के रचनाकार हैं कल्लोल कवि। आइए आगे जानते हैं। तीसरी अपभ्रंश मुक्त रचना है बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो, राजा बीसल देव के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। आगे इसके बारे में बताएंगे विस्तार से हम। यह एक अप्रमाणित रचना है, अप्रमाणित रचना है, अप्रमाणित। बीसल देव रासो जो कि प्रमाणित रूप से नहीं मिली है अभी तक, ठीक है? यह अप्रमाणित रचना, इसका समय 1155 के आसपास का माना गया है। इस 1155 ईस्वी बीसल देव रासो का जो समय है, टाइम है, वह 1155 ईस्वी अर्थात 12वीं शताब्दी माना गया है। बीसल देव रासो जो कि अप्रमाणित रचना है। इसी बीसल देव रासो में 12 मासा का, 12 मासा यानी कि 12 महीने का, 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किया गया। सर्वप्रथम प्रथम वर्णन है, ठीक है? इसी बीसल देवरासो में, बीसल देवरासो जो कि अप्रमाणित रचना है, इसी बीसल देवरासो में ही 12 मासा का सर्वप्रथम, इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, ठीक है? वर्णन है नहीं है, प्रयोग हुआ, इसे लिख, सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, इस तरह से बनाएगा प्रश्न। जो 12 मासा जो पद्धति है उसका प्रयोग सर्वप्रथम बीसल देवरासो में हुआ है। तो बीसल देवरासो जो कि अप्रमाणित रचना है, जो कि 1155 ईस्वी में लिखा गया था। यह 12 मासा है। इसमें 12 मासा सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, 12 मासा का, ठीक है? इसमें इस तरह से लिख लीजिए, इसमें 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। 12 मासा लिखा जाता नहीं कि 12 महीनों का जो वर्णन किया जाता था। अगला ग्रंथ है जो कि ये भी बीसल देवरासो के अपभ्रंश मुक्त रचना, ठीक है? याद रखिएगा, हम इस समय अपभ्रंश मुक्त रचना की बात कर रहे हैं। अपभ्रंश मुक्त रचना। अगला ग्रंथ है चंदन वाला रास। चौथा है चंदन वाला रास। चंदन वाला रास। इन ग्रंथों के बारे में खूब विस्तार से पढ़ाएंगे आपको हम, खाली इनका परिचय दे रहे हैं। अपभ्रंश प्रभावित, अपभ्रंश मुक्त। तो चंदन वाला रास भी, यह भी एक अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह 12वीं सदी में माना जाता है। इसका समय 12वीं माना, 1200 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यह एक खंड काव्य है। खंड काव्य यानी कि किसी एक भाग का वर्णन इसमें जीवन के किया गया था। चंदन वाला रास जो कि यह एक अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह 1200 ईस्वी के आसपास खंड काव्य हुआ है। इसके केवल 35 छंद ही मिले हैं। चंदन वाला रास इसके, अर्थात चंदन वाला के इसके केवल 35 छंद, 35 छंद, ठीक है? इसके केवल 35 छंद ही प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। चंदन वाला रास के केवल 35 छंद ही प्राप्त हुए हैं, 35 छंद। तो चंदन वाला रास यह 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया खंड काव्य है। इसके केवल 35 छंद ही 35 छंद ही मिले हैं। इसके रचयिता आसगु कवि हैं, ठीक है? इसके रचनाकार कवि हैं आसगु। चंदन वाला के रास के कवि कौन है? आसगु कवि, ठीक है? आसगु कवि ने चंदन वाला रास ग्रंथ को लिखा था। यह एक 12वीं शताब्दी इसमें लिखा गया खंड काव्य है। इसके केवल 35 छंद ही, यह छंदों में लिखा गया, ठीक है? याद रखिए, चंदन वाला रास तो 35 छंद ही केवल प्राप्त हुए हैं, ठीक है? चंदन वाला रास यह एक इसके रचयिता ये आसगु कवि, ये जैन कवि थे, ठीक है? जैन धर्म से संबंधित थे कवि। आसगु कवि जैन कवि थे। तो जैन कवि आसगु की रचना है चंदन वाला रास, जो कि 1200 ईस्वी में खंड काव्य है। इसके केवल 35 छंद, याद रखिएगा, 35 छंद अभी तक मिले हैं। अगला ग्रंथ जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सा? पृथ्वीराज रासो।
अगला ग्रंथ है जो अपभ्रंश मुक्त रचना, यानी कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ भी अपभ्रंश मुक्त रचनाएं रखिएगा। पृथ्वीराज रासो भी अपभ्रंश या अपभ्रंश से प्रभावित नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है कि यह एक अप्रमाणित रचना है, इसमें का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसे रामचंद्र शुक्ल जहाँ अप्रमाणित मानते हैं, हजारी प्रसाद कहते हैं यह प्रमाणित है। तो ये विवाद का समय है, तो हम आगे आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ाएंगे। पृथ्वीराज रासो एक अप्रमाणित रचना है। इसमें 1585 में लिखित प्रति के आधार पर 69 खंड तथा 16,306 छंद इसमें मिले, नागरिक प्रचारणी सभा का की रिपोर्ट के अनुसार। याद रखिएगा यह एक अप्रमाणित रचना है। इसमें 1585, देखिए आगे मैं इसको पृथ्वीराज रासो पर कई वीडियो बनी की हमारी, अभी खाली परिचय दे रहा हूँ इसका। तो 1585 ईस्वी में लिखित है, ठीक है, में लिखित 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर, प्रति के आधार पर किसी ने लिखा होगा, दोबारा हो सकता है, या इन्हीं के खानदान में लिखा होगा, या उसी को संशोधन किया होगा। तो जो 1585 में एक प्रति मिली है, उसी प्रति के आधार पर इसमें कितना है, 69 खंड है, 69 खंड। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज रासो में जो 1585 में कोई किताब मिली है, उसमें उसकी प्रतियों में जो लिखा गया, उसमें कहा गया कि इसमें 69 खंड है। पृथ्वीराज रासो में कितना है खंड, यह खंडों में है, 69 खंड में है। इसमें 16,306 छंद है, तथा छंद कितने हैं, 16,306, इस तरह से ना, 16,306, ठीक है, 16,000, इस तरह से कर लीजिए, 16,306 छंद इसमें मिले। किसमें, 1585 16वीं शताब्दी में एक प्रति मिली है, उसी प्रति के आधार पर, ठीक है, इसके पहले वाले की नहीं बात कर रहे हैं। याद ना, ऐसा ना करिए कि पहले में कई चीजें ऐसी विवादित हैं, बहुत विवादित चीज है ये। तो 1585 में ही, यानी कि 16वीं शताब्दी में अंत जो समय रहा, उसी के आधार पर इसमें 69 खंड है और 16,306 इसमें छंद है। यह रिपोर्ट किसने दिया है, नागरी प्रचारणी सभा ने। इसने कहा है नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी, नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा ने यह रिपोर्ट दिया है, ठीक है, ये बातें लिखी है। नागरी प्रचारणी सभा ने कहा है कि 69 खंड है, इसमें 16,306 इसमें छंद है। यह उन्होंने आधार स्रोत बताया है, 16वीं शताब्दी में लिखी एक प्रति मिली है उनको, उस प्रति के आधार पर इसमें 69 खंड तथा 16,306 छंद है। यह नागरिक प्रचारणी सभा की रिपोर्ट में, ठीक है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि जो खोजने का काम कर रही थी प्राचीन ग्रंथों का, वो नागरिक प्रचारणी सभा कर रही थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा ने बताया कि हमें 16वीं शताब्दी में एक प्रति मिली है, उसके आधार पर इसमें 69 खंड यानी कि 69 खंड तथा 16,306 छंद इसमें हैं। इस पृथ्वीराज रासो के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, यानी कि यह रासो ग्रंथ, रासो ग्रंथ अर्थात पृथ्वीराज रासो, ऐसे कर लेते हैं, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सुख सुकी संवाद में है, सुख सुकी सुकी संवाद में है, संवाद में है। याद रखिएगा कि जब ये पूछेगा कि पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में, या किसने कहा है, तो किसने माना है, तो सुख सुखी संवाद में है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है कि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो ग्रंथ सुख सुकी, यानी कि सुग्गा सुग्गी आपस में संवाद कर रहे हैं, इसी शैली में ये लिखा गया है, सुख सुखी संवाद में। तो किसने लिखा है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि यह
एक सुख सुखी संवाद में लिखा हुआ ग्रंथ कौन? पृथ्वीराज रासो, जिसको हजार रामचंद्र शुक्ल ने साफ साफ कहा कि यह एक अप्रमाणित ग्रंथ है। इसकी विशेषता है कि यह अपभ्रंश से मुक्त रचना है। आइए इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अगला ग्रंथ है परमाल रासो, ठीक है, परमाल रासो, परमाल रासो। तो परमाल रासो ग्रंथ के बारे में जान लीजिए, राजा परमाल के बारे में इसमें वर्णन है। तो परमाल रासो, भाल हो गया है, परमाल कर लीजिए। तो ये परमाल रासो भी क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना, ठीक है, या अपभ्रंश इसका प्रभाव इस पर नहीं है। परमाल रासो, परमाल रासो को भी अप्रमाणिक माना गया, अप्रमाणिक, यह एक अप्रमाणिक ग्रंथ है, ठीक है। तो परमाल रासो क्या है? अप्रमाणिक ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश यह 12वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है, ठीक है, 12वीं सदी की 1100 के बाद, यानी पृथ्वीराज चौहान के आसपास के काल के बाद। तो जयचंद प्रकाश यह किसने लिखा है? इसके कभी, यह एक लौकिक, पहली बात यह लौकिक है, लौकिक, लौकिक ग्रंथ है, ठीक है, लौकिक ग्रंथ है, यह एक लौकिक ग्रंथ है। जयचंद प्रकाश याद रखिएगा। ढोला मारू दुहा को भी हमने बताया लौकिक, और जयचंद प्रकाश को भी लौकिक ग्रंथ बताया हमने, ठीक है। तो यह एक लौकिक ग्रंथ है। कौन सा? जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश क्या है? लौकिक ग्रंथ है। लौकिक ग्रंथ को हम एक ही जगह बता दे रहे हैं। एक तो इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा करके आगे बढ़ते हैं, आगे से एक ही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए। आइए दोस्तों, आपको एक ही जगह सारे लौकिक ग्रंथों के बारे में बता दे रहे हैं। पहला हमने बता ही दिया है, ढोला मारू रा दुहा, ढोला मारू रा दुहा, मारू रा दुहा, यह भी लौकिक ग्रंथ हमने लिख दिया है। यहाँ कौन कौन सा लौकिक ग्रंथ है, ये कई साइड में मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ढोला मारू रा दुहा बता ही दिया हूँ। दूसरा लौकिक ग्रंथ हमने अभी बताया है, जिसका नाम है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश ग्रंथ का है, यह लौकिक ग्रंथ है। जयचंद प्रकाश लौकिक ग्रंथ है, इसके बारे में बता दिया हूँ। इसके रचनाकार हैं भट्ट केदार है, भट्ट केदार। इसकी हमने बताया है कवि कल्लोल, कवि कल्लोल, पीछे हमने बता ही दिया विस्तार से। कवि कल्लोल ने, ये भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश लिखा, ये भी एक लौकिक ग्रंथ है, याद रखिएगा, ठीक है। लौकिक याद इस तरह से डाल दे रहा हूँ आप सूचना के लिए, यह करते जाइए, लौकिक ग्रंथ। तो जयचंद प्रकाश भी बारे में बता ही दिया हूँ, लौकिक ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी में हुआ, 12वीं शताब्दी में, ठीक है। भट्ट जयचंद प्रकाश लौकिक ग्रंथ। उसके बाद स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास, यह स्थूली भद्र रास ग्रंथ भी क्या है? लौकिक ग्रंथ है। तो स्थूली भद्र एक में कर लीजिए, स्थूली भद्र रास ग्रंथ एक लौकिक ग्रंथ है, जिसका समय 1201 ईस्वी माना गया, 1201 ईस्वी। स्थूली भद्र रास का समय 1201 ईस्वी माना गया है। यह इसके रचनाकार है जिन धर्म सूरी, जिन धर्म सूरी, जिन धर्म, जिन धर्म सूरी, इसके रचनाकार कौन है? जिन धर्म सूरी। स्थूली भद्र रास के रचनाकार है जिन धर्म सूरी, जो कि 1201 ईस्वी में इस ग्रंथ को लिखा था। तो स्थूली भद्र रास ये भी क्या है? यह भी एक लौकिक साहित्य है, ठीक है, लौकिक साहित्य, लौकिक है, ठीक है। लोक धन एक, इस लोक में जो हुआ, लोक आने के आम जन, जन जन की बात जहाँ होती है। तो स्थूली भद्र रास 1201 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ। जिन धर्म सूरी ने लिखा, यह भी एक लौकिक ग्रंथ है। सारे लौकिक ग्रंथ हैं, ढोला मारू दुहा, जयचंद प्रकाश, स्थूली भद्र रास, ये सब लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत माने जाते हैं। तीसरा है वसंत विलास। अगला है वसंत विलास,
वसंत विलास, वसंत विलास भी, ये सारी देखिए अपभ्रंश मुक्त भी है, ठीक है, अपभ्रंश मुक्त लौकिक रचनाएं हैं, इस तरह से करिएगा। तो वसंत विलास भी यह 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। यह भी क्या है, लौकिक है, ठीक है, लौकिक ग्रंथ। यह भी वसंत विलास भी लौकिक ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, खुसरो की पहेलियां, ठीक है। खुसरो ने, आप लोग को मशहूर होगा, एक थाल में एक थाल मोती से भरा, उल्टा अवधे परा करके इस तरह की पहेलियां वो बुझाते थे। तो खुसरो की पहेलियां भी क्या है, यह भी लौकिक साहित्य है, ठीक है। लौकिक के साथ साथ ये सभी कौन कौन क्या है, ये अपभ्रंश मुक्त रचना है, ठीक है। अपभ्रंश, लौकिक के साथ साथ अपभ्रंश मुक्त रचना भी है, याद रखिएगा, मुक्त रचना। कई ठे फंसा सकता प्रश्न में। लौकिक साहित्य, अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सी है, ये ढोला मारू, देखिए तो इतने लौकिक साहित्य हैं। ढोला मारू दोहा, जयचंद प्रकाश, स्थूली भद्ररास, बसंत विलास तथा खुसरो की पहेलियां, ये सब क्या है, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इतना लिख लीजिए। आगे हम फिर बढ़ते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखिएगा, सुन लीजिए एक बार। ढोला मारू दोहा कवि कल्लोल का है, यह लौकिक साहित्य है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का 12वीं शताब्दी में भी लौकिक साहित्य। साथ में यह अपभ्रंश मुक्त रचना है। स्थूली भद्ररास अपभ्रंश मुक्त रचना 1201 ईस्वी में लिखी, जिन धर्म सूरी ने लिखा, यह भी एक लौकिक साहित्य है। वसंत विलास, वसंत वसंत विलास के रचयिता के बारे में मिल नहीं पाया है अभी, तो इसके बारे में मिलता है तो आगे हम विस्तार से हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ाएंगे। तो वसंत विलास या 12वीं शताब्दी में भी यह अपभ्रंश मुक्त रचना लौकिक साहित्य है। अपभ्रंश मुक्त साहित्य है, ठीक है, अपभ्रंश मुक्त लौकिक साहित्य, ठीक। वसंत विलास भी, खुसरो की पहेलियां भी लौकिक साहित्य, अपभ्रंश मुक्त रचना। तो ये चार चार पांच ठो है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, इनके बारे में विस्तार से पूछता है, बार बार पूछता है। याद रखिएगा, ढोला मारू दोहा, जयचंद प्रकाश, स्थूली भद्ररास, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां, ये सब लौकिक साहित्य अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। इसको लिख लीजिए, मिटा करके आगे बढ़ने जा रहे हैं हम। अगली रचना है जय मयंक जस चंद्रिका। जय मयंक, जय मयंक जस चंद्रिका, चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका भी क्या है, यह भी अपभ्रंश। जय मयंक जस चंद्रिका क्या है, अपभ्रंश मुक्त रचना है। इसकी रचना यह 12वीं शताब्दी यानी कि 1186 ईस्वी में मिलता है। यह लिखा गया था 1186 ईस्वी में। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के लेखक हैं मधुकर कवि ने लिखा है इसे, ठीक है, मधुकर कवि। यह मधुकर कवि की रचना है, याद रखिएगा। मधुकर कवि ने 1186 यानी कि 12वीं शताब्दी में, वही पृथ्वीराज चौहान का काल में, यानी कि पृथ्वीराज रासो के काल में लिखा गया। चंद्रबरदाई उधर रहे होंगे उस समय। तो जय मयंक जस चंद्रिका यह 1186 ईस्वी में मधुकर कवि द्वारा लिखित यह एक, अब यह लौकिक साहित्य खत्म हो गया, ठीक है, लौकिक ग्रंथ का मुक्त रचना हो गई। अब ये अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं, ठीक है। तो लौकिक साहित्य जितना हमने बता दिया उतना थी, याद रखिएगा। जय मयंक जस चंद्रिका लौकिक साहित्य नहीं है, यह प्रॉपर साहित्य, ठीक है। तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि ने लिखा, जो कि 1186 में। तो यह एक जय मयंक जस चंद्रिका भी का अपभ्रंश मुक्त रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का यह एक मुक्त रचना है। दोस्तों एक इसमें मिस्टेक हुआ है, गलती हुई है। जय मयंक जस चंद्रिका भी क्या है, यह एक लौकिक साहित्य है, ठीक है। अपभ्रंश मुक्त रचना तो ये बात सही है, लेकिन यह भी एक लौकिक साहित्य है। इसको शुद्ध कर लीजिएगा, अगर लिखे होंगे तो शुद्ध कर लीजिएगा कि यह भी जय मयंक जस चंद्रिका छूट गया था पीछे, क्षमा चाहता हूँ, उसको कर लीजिएगा पूरा, कि जय मयंक जस चंद्रिका जो है यह भी एक लौकिक साहित्य है। इसको शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है, पीछे गलत बोला गया है।
इसको शुद्ध कर लीजिए कि जयमयंक जस चंद्रिका प्रॉपर साहित्य न होकर बल्कि एक लौकिक साहित्य अपभ्रंश मुक्त रचना है। यह जयमयंक जस चंद्रिका के कवि हैं मधुकर कवि, जो कि 1186 में इन्होंने लिखा। यह एक लौकिक साहित्य है जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना है। अगला ग्रंथ है रेवंत गिरी रास। अगला है रेवंत गिरी रास। रेवंत गिरी रास ग्रंथ, ठीक है। रेवंत गिरी रास, गिरी का मतलब पर्वत है, जानते हैं, रेवंत पर्वत हो गया। रेवंत रेवंत गिरी रास, इस तरह से रेवंत गिरी रास, रेवत पर्वत के नाम से बना। तो यह रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी ने लिखा है। यह विजय सेन सूरी का ग्रंथ है। विजय सेन सूरी का ग्रंथ है। कौन? रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का ग्रंथ है। यह 1231 ईस्वी में लिखा गया था। 1231 ईस्वी में लिखा गया था। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी का है। 1231 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक अपभ्रंश मुक्त रचना। रेवंत गिरी रास भी क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना है। इस ग्रंथ में नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना तथा रेवंत गिरी पर्वत का जो तीर्थ है उस तीर्थ का वर्णन है। इसमें क्या क्या वर्णन है? नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना, इसमें इसमें रेवंत नेमिनाथ नेमिनाथ की मूर्ति, इसमें नेमिनाथ की मूर्ति का स्थापना का वर्णन है। नेमिनाथ जी थे, ठीक है। इसमें नेमिनाथ जी नाथ की मूर्ति, उस मूर्ति स्थापित की गई थी। इसमें नेमिनाथ की मूर्ति स्थापना का वर्णन है, ठीक है। स्थापना तथा इस ग्रंथ में रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी जैसे लिखा है, इसमें नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना के बारे में वर्णन मिलता है तथा रेवंत गिरी पर्वत है ना, जो रेवंत गिरी पर्वत है तो उसी में रेवंत गिरी पर्वत पर जो यहाँ मूर्ति आदि स्थापित हो उसका तीर्थों का वर्णन है। रेवंत गिरी तीर्थों नहीं बल्कि तीर्थ का वर्णन है। रेवंत गिरी पर्वत यहाँ लिख दे रहे हैं। रेवंत गिरी पर्वत था, वहीं पर इनका तीर्थ है जैन का। तो रेवंत गिरी में तीर्थ का वर्णन है। तीर्थ का वर्णन है। तो रेवंत गिरी पर्वत में जो तीर्थ है, वहां पर जो तीर्थ व्रत करते हैं जाकर के लोग, साधु संत आदि जो जैन साधु हुआ करते थे और भी, तो वहां का इसमें वर्णन है। किसमें? रेवंत गिरी रास में। तो रेवंत गिरी एक रास ग्रंथ है, याद रखिएगा कि रेवंत गिरी क्या है? रास ग्रंथ, जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना है। देखिए रास अगर लग गया तो सीधे सीधे लौकिकता से इनका कोई मतलब नहीं रह गया, ठीक है। रास क्या हो गया? अक्सर क्या होता था, ये प्रबंध काव्य हुआ करते थे। तो रेवंत गिरी विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में लिखा था। इसमें नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना का वर्णन तथा रेवंत गिरी पर्वत पर तीर्थों का वर्णन है, तीर्थ का वर्णन है। इसमें रेवंत गिरी रास में। अगला ग्रंथ है, हम मिटा दे रहे हैं, तीसरी अपभ्रंश मुक्त। अगली मतलब अपभ्रंश मुक्त रचना कौन सी है, इसके बारे में आइए जानते हैं। नेमिनाथ रास। देखिए इसी से पकड़ सकते हैं आप कि यह सीधे सीधे लौकिक नहीं हो सकता है। नेमिनाथ रास लग गया तो सीधे रास ग्रंथ हो गया। नेमिनाथ रास ग्रंथ, ठीक है। अगला ग्रंथ है, यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना। अपभ्रंश का प्रभाव इस पर नहीं है। नेमिनाथ रास, यह 1213 ईस्वी में लिखा गया था। 1213 ईस्वी में लिखा गया था। इसके रचनाकार थे सुमतिगण, ठीक है। सुमतिगण ने इसे लिखा था। सुमतिगण कवि ने नेमिनाथ रास ग्रंथ लिखा है। तो सुमतिगण क्या है? कवि हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास, यह क्या है?
अपभ्रंश मुक्त रचना है। नेमिनाथ रास क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना 1213 ईस्वी में लिखा गया। इसके रचनाकार हैं सुमति गण। याद रखिएगा, सुमति गण। इसमें जो विषय है, इसमें श्री कृष्ण का राजस्थानी अपभ्रंश में वर्णन है। नेमिनाथ में क्या है? इस ग्रंथ में, ठीक है, इस ग्रंथ में इसमें नेमिनाथ रास में, जो कि अपभ्रंश मुक्त रचना है, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण, देखिए कृष्ण दो ठे हुए हैं, एक कृष्ण हुए हैं, एक श्री कृष्ण हुए हैं। एक यादव जी कृष्ण हुए हैं, एक और भी हुए हैं इतिहास में, तो उसके इतिहास विवादित है थोड़ा। तो एक श्री कृष्ण मिलते हैं, एक कृष्ण मिलते हैं। तो ब्राह्मण वाले जो कृष्ण है वो श्री कृष्ण है, यादव वाले कृष्ण है कृष्ण है। वहाँ कृष्ण नहीं, श्री नहीं लगाया जाता है। अब ये विवाद का विषय, इसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं। तो नेमिनाथ रास, यह रास ग्रंथ है, सुमति गण ने लिखा था 1213 ईस्वी में। यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना। इसमें इस ग्रंथ में श्री कृष्ण का वर्णन है, श्री कृष्ण का वर्णन है। इसमें नेमिनाथ रास में क्या है? श्री कृष्ण का वर्णन है, ठीक है। इसकी जो भाषा है, जो वर्णन की भाषा है, राजस्थानी, राजस्थानी, राजस्थानी भाषा क्या? राजस्थानी अपभ्रंश है, अपभ्रंश, ठीक है। इसकी जो भाषा है राजस्थानी अपभ्रंश है, इसकी नेमिनाथ रास का। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी में सुमतिगढ़ ने लिखा था। यह अपभ्रंश मुक्त रचना है। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण का वर्णन है तथा यह इसकी जो भाषा है वह राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश भाषा है, राजस्थानी अपभ्रंश भाषा है किसके? नेमिनाथ रास की। इसमें केवल 58 छंद मिले हैं नेमिनाथ रास के, ठीक है। ग्रंथ के इस ग्रंथ के केवल कितने मिले हैं? 58 छंद मिले हैं, ठीक है। 58 छंद मिले हैं, छंद मिले हैं अभी तक। अब तक जो ज्ञात है उसमें, जितने खोज हुई है उसमें, याद रखिएगा कि इसकी भाषा राजस्थानी अपभ्रंश है तथा इस ग्रंथ में केवल अब तक 58 छंद ही प्राप्त हुए। कौन? 58 छंद, यानी कि 58 छंद नेमिनाथ रास, जो कि सुमतिगढ़ ने 1213 ईस्वी में लिखा था। इसमें श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है राजस्थानी अपभ्रंश भाषा में। इसके केवल 58 छंद मिलते हैं किसके? नेमिनाथ रास। यह अपभ्रंश मुक्त रचना है। कौन? नेमिनाथ रास। अगली रचना रणमल छंद। यह भी अपभ्रंश मुक्त रचना, रणमल छंद, रणमल छंद, ठीक है। रणमल, रणमल छंद रचना है जिसको श्रीधर ने लिखा था। श्री, यह पूछता है किसने लिखा है, तो यह श्रीधर कवि ने लिखा है। किसने? श्रीधर कवि ने। रणमल छंद, तो रणमल छंद जो भी क्या है? अपभ्रंश मुक्त रचना, ठीक है। तो इतनी रचनाएं थी जो कि हमने आपको बताया, वो अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। दोस्तों, हमने इतिहास, जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको ये अपभ्रंश प्रभावित रचनाएं तथा अपभ्रंश मुक्त रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया तथा उसमें जो लौकिक साहित्य थे उनको भी हमने एक जगह बता दिया है। आप लोग लौकिक साहित्य को देख लीजिएगा, तो आप लोग याद रखिएगा कि लौकिक साहित्य के बारे में भी विस्तार से पढ़िएगा। तो अपभ्रंश प्रभावित, अपभ्रंश मुक्त रचनाओं के बारे में हमने विस्तार से पढ़ाया। अब आगे हम आते हैं आपको लेकर के रामचंद्र शुक्ल जी को लेकर आएंगे और वहीं से हम हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।